नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू, तो 9 मंडल के 37 जिलों में होगा नामांकन। 17 अप्रैल तक होगा नामांकन दाखिल। तो वहीं आपको बता दें कि 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर। तो 17 अप्रैल तक होगा नामांकन दाखिल और 21 अप्रैल को आवंटित होंगे चुनाव चिन्ह। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे यूपी नगर निगम चुनाव से जुड़ी। और पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन होगा। वहीं 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होगा और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो साथ ही आपको बता दें कि 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। तो पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। 9 मंडल के 37 जिलों में आज नामांकन दाखिल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 17 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होंगे और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ये बड़ी और अहम खबर। तो 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी और अहम खबर। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी, पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं नगर निगम दफ्तर के बाहर हूं और यह भी नगर निगम के कई कर्मचारियों जो पास नहीं बन पाए वो भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इससे भी प्रक्रिया पूरी रूप से चालू होने में संदेह लग रहा है कि कैसे होगा। चारों तरफ से यहाँ से 400 मीटर दूर से बैरिकेड कर दिया गया है और इससे क्या है कि जो है लोगों का आवागमन दुर्लभ होगा। आम आदमी का भी निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ नामांकन कराना है। 110 वार्डों का और 10 नगर पंचायतों का आज से नामांकन शुरू किया गया है और इसको लेकर के कई व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं। जोन 1 जो यहाँ का उसका नगर निगम दफ्तर से नामांकन होगा। जोन 2 और 6 का राजाजीपुरम से और 3 और 7 का महानगर से। जोन 4 का गोमती नगर और 5 और 8 का बंगला बाजार से जो है नामांकन किया जाएगा। तो ये व्यवस्था से भी इन्होंने इसलिए की है कि जो अलग अलग सेक्टर में बटे रहें कि जिससे लोगों को जो है दिक्कत ना हो और असुविधा जो है भीड़ भी न बढ़े। तो इसको आप 6 सेक्टर्स में इन्होंने बांट रखा है और पूरे शहर में जहां तक इसकी नगर निगम चुनाव की बात है उत्साह काफी है। होर्डिंग्स और बैनर्स हटाए जा चुके हैं और अब जो है सड़कें भी सही साफ दिख रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि नगर निगम के कर्मचारियों को खुद का पास न बनने से, उनके दफ्तर में नहीं जाने से ये समस्या थोड़ी आज दिखाई दे रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि आज नगर निगम प्रशासन इस समस्या को दूर करेगा और नामांकन करने आने वाले लोगों प्रत्याशियों को कोई असुविधा नहीं होगी। जी जागृति। जी बिल्कुल। वहीं बनारस से धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए जागृति, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ब्रैकेट कर दिया गया है जो कचहरी परिसर है और वाराणसी का एक सेंटर बनाया गया है जो वाराणसी का जिला मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट है। वहीं पे सारे वार्डों का नामांकन किया जाएगा। लगभग वाराणसी के जितने प्रत्याशी हैं वो आज से नामांकन का प्रक्रिया की जाएगी। कल एडीएम प्रशासन ने बताया था कोविड प्रोटोकॉल और तमाम चीजों को लेके गाइडलाइन जारी कर दी गई है और बनारस में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। चुनाव आचार संहिता है, तो तमाम ऐसे जो परिप्रेक्ष्य हैं चुनाव के, उस नियम को पालन कराया जाएगा। उसके साथ साथ चूंकि जागृति वाराणसी में G20 समिट होना है तो उसको भी लेके तमाम प्रोटोकॉल है। तो चुनाव और G20 समिट दोनों को देखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन का क्राइटेरिया बनाया हुआ है ताकि G20 में आने वाले आगंतुक या बाहर के आने वाले मेहमानों को भी दिक्कत ना हो सके। चुनाव प्रचार की वजह से G20 की तमाम होर्डिंग लगाई गई है, उसको डिस्टर्ब न करते हुए जो चुनावी होर्डिंग है उनको हटाया गया है पूरी तरह से। प्रशासन और शेष जो बचे हैं उस पर कार्रवाई कर रहा है। आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया आज से लगभग 10 दिन चलेगी। उसके तदुपरांत 1 तारीख को पहले चरण का जो मतदान होगा 1 मई को होगा यहाँ पे। उसके लिए शेष समय भी प्रत्याशियों को मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो प्रशासन की पूरी तैयारी है, पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद है और आज से नामांकन प्रक्रिया का जो सिलेवार है नामांकन होना वो प्रारंभ हो जाएगा। जागृति। जी बिल्कुल सैयद, आज से पहले चरण के चुनाव के लिए जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, सभी पार्टियां जो हैं वो प्रचार प्रसार में जुट गई हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं?
पार्टियों के भीड़ दिखाई दे रही है और नामांकन के लिए लोगों के आवेदन हो रहे हैं। और साथ ही पहले ही जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री ने कल निरीक्षण किया था और जितने बताए थे कि उन्होंने 1311 प्रयागराज में टोटल बूथ है, जिसमें से 1184 बूथ नगर निगम के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 127 हैं, जिसमें से संवेदनशील बूथ 161 है और अति संवेदनशील 158 बूथ हैं। और जो अति संवेदनशील से भी ज्यादा सुरक्षा जहां पर होनी है वो करीब 67 बूथ हैं, जहां पर पूरी प्रक्रिया और पूरी तैयारी जिलाधिकारी के द्वारा कर ली गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही पूरे 100 वार्ड के यहाँ पर नामांकन होने हैं और नामांकन को लेकर लोगों में उत्साह है, बैरिकेडिंग है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं प्रयागराज में और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर नामांकन कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए टीएन। और धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही आपको बता दें कि 9 मंडल के 37 जिलों में आज नामांकन होना है। 17 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा और 18 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती। ये बड़ी और अहम जानकारी, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है, तो आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 19 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होनी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है, तो आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। 19 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है और रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर यह जवाब मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी आयोग को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है और 19 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। वही रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से अब हाई कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और कब तक जो है इसका जवाब मांगा गया है? देखिए, ओबीसी आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसको लेकर पिछले जो आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा था। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसके बाद आयोग का गठन किया गया। आयोग के गठन के बाद एक 3 महीने के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की गई 511 पन्ने की। उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। सरकार ने उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको हरी झंडी दी। उसके बाद चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें को ऐलान हो चुका है। अब एक जो याचिका है वो दायर की गई है, जिसमें जो हाईकोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कहा था कि जो ओबीसी आयोग है उस अपने वेबसाइट पर वो जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन करे, ताकि सब देख सके कि किस तरीके से ओबीसी ने जो आरक्षण को लेकर एक सर्वे किया है और 1105 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जा सके। आयोग के हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने उस जो ओबीसी की रिपोर्ट थी वो अपलोड कर दिया। उसके बाद उस पर आपत्ति जाहिर की गई है। निश्चित रूप से जिस तरीके से एक याचिका दायर हुई, हालांकि और पूरे सर्वे की बात करें तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ओबीसी के जो आंकड़े हैं, ओबीसी के जो लोग रहते हैं 42% के आसपास जो रिपोर्ट आई है वो ओबीसी लोग वहां रहते हैं। 27% मध्य में, 37% जो पश्चिम में। इस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस चुनौती को आयोग सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से देखता है। हालांकि जो वर्तमान में जो आयोग रिपोर्ट सौंपी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी देने के बाद क्या निचली अदालत उसमें क्या कुछ फैसला कुछ कर सकती है, या फिर जो अभी एक दो और जो इस आयोग को ओबीसी को लेकर एक याचिका दायर हुई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब इस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई करती है कोर्ट, ये फिलहाल आने वाला
वक्त ही तय करेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि ओबीसी जो की रिपोर्ट आई है वो पूरी तरीके से नहीं है, त्रिस्तरीय नहीं है। जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो सरकार ने जब पहली बार जारी किया गया था वही सेम, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार का भी एक जो निर्देश था कि 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वो इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि ओबीसी जो आयोग के गठन के बाद तमाम 3 महीने के अंदर पूरे 75 जिलों में आयोग के अधिकारी जाकर के एक सर्वे किया, सर्वे बना के रिपोर्ट तैयार की, फिर सरकार को सौंपा था। जी बिल्कुल अनूप, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अब जो इस मामले में रिपोर्ट दाखिल की गई है, क्या इससे निकाय चुनाव पर असर पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी आयोग की रिपोर्ट को सही माना है, इसी वजह से इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चुनाव को हरी झंडी दी थी। लेकिन अब ये मामला चूंकि हाईकोर्ट में गया है, इस मामले पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय का मामला है। न्यायालय क्या कुछ दिशा निर्देश देता है, क्या आदेश देता है, वो न्यायालय ही बता सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब कोई फैसला ऊंची अदालत में हो जाता है तो निचली अदालत में उस पर बहुत ज्यादा उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अब इस हाईकोर्ट में क्या पॉइंट्स रखे गए हैं इस ओबीसी रिपोर्ट को लेकर के, क्या सुनवाई इसमें होगी। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार से एक जवाब मांगा गया है इस ओबीसी रिपोर्ट को लेकर के। एफिडेविट सरकार को देना पड़ेगा किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार कराई गई, ओबीसी की रिपोर्ट कैसे बनी, कितने जिलों में किस तरीके से आरक्षण दिया गया, जिसे मैंने बताया कि इस रिपोर्ट में जो 42% पूर्वांचल में ओबीसी का आरक्षण दिया गया है, मध्य में 27% और पश्चिम में वो 37% आरक्षण की जो इसमें प्रावधान किया गया है। अब फिलहाल हालांकि ओबीसी जो विपक्ष हालांकि इस पर सवाल उठा रहा है, कोर्ट का कुछ निर्णय लेता है, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और ऐसे में रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब भी मांगा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले पे 19 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तो निकाय चुनाव मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल में 42.19% ओबीसी का प्रतिशत रखा गया है, तो वहीं मध्य यूपी में ओबीसी का प्रतिशत सबसे कम है। मध्य यूपी में 27.55% ओबीसी का प्रतिशत रखा गया है और ऐसे में पश्चिमी यूपी में 37.53% है आबादी। तो बुंदेलखंड में 38.63% ओबीसी आबादी है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किया गया है। तो वहीं आप पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ओबीसी का प्रतिशत रखा गया, तो वहीं मध्य यूपी में 27.55% ओबीसी का प्रतिशत रखा गया है। पश्चिमी यूपी में 37.53% प्रतिशत रखा गया है। तो निकाय चुनाव मामले से जुड़ी बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा, पूर्वांचल में 42.19% ओबीसी का प्रतिशत है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो वही पश्चिमी यूपी में 37.53% ओबीसी आबादी है और ऐसे में निकाय चुनाव मामले में जहां पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक किया गया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बुलंदशहर दौरा, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सांसद खेल स्पर्धा में कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री। आज 9 बजे पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। तो बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे अनुराग ठाकुर, वहीं खेल स्पर्धा के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।
तो जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये बड़ी और अहम जानकारी। वही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो वही मायावती ने अन्य पार्टियों पर जयंती को लेकर निशाना भी साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में सामाजिक क्रांति के पितामह की ज्वाला की अपने घर से ही शुरुआत करने का मानववादी इतिहास रचकर उसके लिए आजीवन कड़ा संघर्ष करके अमर हो जाने वाले देश के महान सपूत महात्मा ज्योतिबा फुले को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन व श्रद्धा सुमन। बाईस अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी। जहां प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो अब कोरोना के मामलों ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। पिछले 24 घंटे में 71 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने एक तरफ सभी तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं अब कोरोना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जहां बीते 24 घंटे में भी कोरोना के 71 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और ऐसे में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रशासन ने चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन अब कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। एक बार फिर से जहां कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में 71 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो पिछले 24 घंटे में 71 नए मामले सामने आए हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में प्रशासन जहां सभी तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन अब कोरोना के मामले लगातार प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। 71 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और ऐसे में चारधाम यात्रा कोरोना से प्रभावित न हो, इसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है और ऐसे में प्रशासन सभी तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, इस तरह से एक तरफ चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की कितनी तैयारी है? बिल्कुल जागृति, कोरोना को लेकर एक बार फिर चिंता बनती हुई दिख रही है और उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में चिंता बनती हुई दिख रही है। लेकिन उत्तराखंड कई लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 22 अप्रैल से यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा का अगर एक दिन पुराना ही आंकड़ा देखें तो उसमें अगर देखें 27 तारीख तक के लिए हेली सेवाओं की खोली गई थी बुकिंग, वो पूरी हो चुकी है और जो आंकड़ा है वो 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का पहुंच चुका है। और अगर देखें वीकेंड के बाद, इस बार वीकेंड पर उत्तराखंड में जो पर्यटक है उनका बहुत ज्यादा आना रहा है, भीड़ रही है, ट्रैफिक जाम रहे हैं। तो अगर हम वीकेंड के बाद सोमवार का आंकड़ा देखें तो 71 मरीज चिन्हित हुए हैं और ये आंकड़ा पिछले इस साल के आंकड़ों से सबसे ज्यादा बनता है एकाएक। और ऐसा ही नहीं है, पूरे देश में ही तकरीबन 80% कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है। और अगर पूरे देश में देखें तो ये कहा जा सकता है कि 71 का आंकड़ा बहुत कम दिखता है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में अगर एक दिन में 24 घंटे में 61 आते हैं, तो देहरादून में अगर अकेले देहरादून में 40-45 मरीज मिलते हैं, तो ये एक चिंता की बात उत्तराखंड के लिए बनती है। और अगर तैयारियों की बात करें तो वैसे तो पूरे देश में ही इस पर बहुत गंभीरता से तैयारियां हो रही है, मॉक ड्रिल हो रही है, लेकिन अगर सोमवार की हम कल की बात करें तो उत्तराखंड में इसको लेकर मॉक ड्रिल हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है और तैयारियों को जांचा गया है। इसके लिए जगह जो हॉस्पिटल है उनमें बेड सुरक्षित किए गए, तमाम तरह की जो सुविधाएं है वो जांची गई है और जिस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं उसको लेकर भी परखा गया है। लेकिन इसके बावजूद
अगर उत्तराखंड में देखें तो 13 जिलों में से 11 जिलों में लगातार किसी में कुछ मरीज मिल रहे हैं, किसी में कुछ मरीज मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मरीज मिल रहे हैं वो देहरादून और नैनीताल में मिल रहे हैं। तो इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि देहरादून और नैनीताल यही 2 जिले ऐसे हैं जिनमें पर्यटकों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में चिंता बनती हुई दिख रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है और स्वास्थ्य मंत्री का कहना है धन सिंह रावत का कि तैयारियां पूरी की गई है। और उसी तरीके से कल धन सिंह रावत ने भी कई सारे हॉस्पिटल में दौरे किए। जी जागृति। जी बिल्कुल योगेश, और जिस तरह से जो है 22 अप्रैल से अब यात्रा शुरू होनी है, यानी कि भारी मात्रा में वहां पर जो है भारी तादाद में वहां पर यात्री पहुंचेंगे, और ऐसे में क्या कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की जा सकती है? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये एडवाइजरी जारी भी की गई है। अगर देखें तो कल से ही जो निजी स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है उनमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो 4 धाम यात्रा है उसको लेकर पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है। जो बाहर के प्रदेशों से मरीज आने हैं उनको अपने साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 धाम यात्राएं है, जो चारों धाम है उत्तराखंड में हमारे, उनको लेकर यात्रियों की संख्या निश्चित की गई है। और इसके साथ साथ पिछली बार उत्तराखंड में एक बड़ी चिंता दिखी थी कि 4 धाम यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु है, खासकर जो बुजुर्ग श्रद्धालु है, उनकी मौत का आंकड़ा आश्चर्यजनक तौर पर बढ़ा था। तो इसको लेकर तमाम सवाल भी उठे थे। विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम भी किया था, लेकिन इसके साथ साथ इस बार इसको लेकर एहतियात की गई है, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, कुछ हॉस्पिटल और तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जोशीमठ में एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिंता जितनी ज्यादा दिखती है, सरकार भी उसी तरीके से तेजी से इस पर काम करती हुई साफ साफ दिख रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ प्रदेश में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, वही प्रशासन की एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।